नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें हम आपको 5 बड़ी खबर दिखाएंगे 5 विंडो के जरिए, जिसमें एक पहली बड़ी खबर होगी नीट यूजी से जुड़ी हुई, जहां नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और दूसरी बड़ी खबर होगी जहां अब रिजॉर्ट्स में एमएलए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर के है। और वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चौथी बड़ी खबर होगी, जहां श्रावस्ती आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और इन सबके बीच आसमानी आफत से जिस तरह से लोग परेशान हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जरूरत की सामग्री भी इस दौरान वितरित की गई। वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी खबर सिक्किम से जुड़ी हुई होगी। और तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दूसरी खबर महाराष्ट्र से, पहली बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई होगी। और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जो कि अब टल गई है। अब 18 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। और इससे एक दिन पहले केंद्र और एनटीए ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया। केंद्र ने अपने एफिडेविट में बताया कि आईआईटी मद्रास ने नीट यूजी के रिजल्ट का डेटा एनालिसिस किया है और इसके अनुसार परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं मिले, न ही किसी एक एरिया के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। इसीलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहते। नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। ये 4 राउंड में की जाएगी। सरकार ने कहा कि बेबुनियाद शक के आधार पर रीटेस्ट कराने से लगभग 24 लाख छात्रों पर बोझ पड़ेगा, जो 5 मई को परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर किसी कैंडिडेट को परीक्षा में कोई फायदा मिला होगा तो उसकी काउंसलिंग किसी भी राउंड में या उसके बाद रद्द कर दी जाएगी। एनटीए ने हलफनामे में कहा है कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था वो फेक है। सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दी है। तो अब पेपर लीक को लेकर के आज की जो सुनवाई है वो टल गई है। नीट मामले में 18 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। और इसके पहले सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और इसके साथ ही तमाम बातों का भी जिक्र किया गया। नीट पेपर लीक में अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। आज की जो सुनवाई थी उसे टाल दिया गया है। तमाम जानकारियां केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। और इसके साथ ही सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। और इसके साथ ही एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि जो वीडियो टेलीग्राम पर शेयर की गई थी, वो जो वीडियो थी उसमें वो फेक वीडियो था। सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। तनु, अब जिस तरह से देखिए आज जो सुनवाई होनी थी वो 18 तारीख के लिए टाल दी गई और अब 18 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन इसके पहले सीबीआई ने, एनटीए ने और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। तमाम बातों का जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट पर स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, केंद्र सरकार की और एनटीए की निगाहें थी। और जिस तरीके से हमने सुबह भी जिक्र किया था कि करीब जो है 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है वो सुनवाई होनी थी। 40 नंबर पर ये पूरा मैटर था। लेकिन एकदम से जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कल हम इस पर सुनवाई करेंगे, वो भी सबसे पहले, क्योंकि आज काफी लेट हो गया था। लेकिन उसके बाद कहा गया कि हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। फिर साथ ही जो जनरल सॉलिसिटर थे उन्होंने ये बात कही कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 18 तारीख को जो है वो मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही गई है कि जो पक्षकार हैं उनके जो एफिडेविट जो आज फाइल किए गए हैं वो नहीं पहुंचे हैं, ये भी बड़ी बात कही गई है। साथ ही जिस तरीके से एनटीए ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और केंद्र सरकार ने भी हलफनामा जो है वो दाखिल कर दिया और दोनों की तरफ से ये बात कही गई है कि जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। एनटीए से भी जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो एनटीए ने भी ये जवाब दिया है कि भाई वो जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो वो वीडियो है और जो वो फोटोज है वो एडिटेड है। टेलीग्राम पर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वही लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम स्टूडेंट्स के की बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही सब चीजें हों। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया था सीबीआई के द्वारा कि आप हमें बताइए तो कितने एरिया में जो है पेपर लीक हुआ है, अगर सोशल मीडिया पर हुआ है तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा और परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। और वही सीबीआई ने भी आज अपनी बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है
वो सौंप दी है कि क्या कुछ जांच की गई है। तो अब देखिए जिस तरीके से आज का पूरा दिन रहा और कल के लिए बात कही जा रही थी शुरुआती दौर में कि कल सुनवाई हो सकती है, लेकिन बाद में सॉलिसिटर जनरल जो थे वो भी मंडे को अवेलेबल नहीं थे, तो अब सुनवाई 18 को होगी और 18 तारीख को एक बार फिर से जो है वो स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की और या यूं कहूं कि गरिमा पूरे देश की निगाहें एक बार से फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिक जाएगी। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब देखते हुए कि 18 तारीख को एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट उठाने जा रहा है। ठीक है तनु, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पेपर लीक का वीडियो टेलीग्राम पर जो लीक हुआ था उसे फेक बताया है एनटीए ने और अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। और चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने विधायकों को होटल्स में पहुंचाना शुरू कर दिया। राज्य की 11 सीटों के लिए कल यानी 12 जुलाई को मतदान होना है। चुनावी मैदान में कुल 12 उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने बुधवार को अपने अपने विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। कांग्रेस ने आज यानी 11 जुलाई को होटल इंटर कॉन्टिनेंटल में विधायकों की बैठक रखी है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होटल ललित में ठहराया जाएगा। वहीं शिंदे सेना के विधायकों को बांद्रा के ताजलैंड्स एंड में रखा जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले विधायकों को होटल आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल में रखा जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को साउथ मुंबई के ताज प्रेसिडेंट में रखने का फैसला लिया है। तो 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को वोटिंग होनी है और इन सब के बीच जो तमाम तैयारियां हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वो भी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी अपने नेताओं को रिजॉर्ट में पहुंचा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की स्थिति ना बने। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव बहुत अहम, कल विधान परिषद का चुनाव होना है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से अब कल विधान परिषद का चुनाव होना है, बहुत अहम दिन, बहुत खास दिन सभी पार्टियों के लिए, लेकिन इन सब के बीच हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। अब जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाए किसी भी चुनाव को, लेकिन अब लगातार देखा जा रहा है कि खरीद फरोख्त का सिलसिला, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो जारी। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए, क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज देखी जा रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और कल 11 के लिए जिससे एमएलसी विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उसको देखिए सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अपने विधायक के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। और ये रिवाज जब से बीजेपी आई थी 2014 के बाद सबको डर लगने लगा था, और ये रिवाज का एक प्रथा से चालू हो गई कि जब भी कोई चुनाव होता है और वोटिंग शुरू होती है तो अपने अपने विधायक को लेकर वो होटल पहुंच जाते हैं और पूरी तरह से उनको एक तरह से बंद कर देते हैं कि आप यहाँ खाना पीना रहना सब कुछ करिए, जब वोटिंग होगा तो आपको लेके चलेंगे। तो इस तरह से हर पार्टी को डर लगी, चाहे एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सभी ने अपने अपने होटलों में ले जाके विधायकों को, पहले 2 दिन से मीटिंग चालू हो गई थी और जो देख रहे थे कहीं क्रॉस वोटिंग होके कहीं किसी के पक्ष में वोट ना डाल दे, इसको देखिए सभी पार्टियों को डर लग रहा था गर्मा। तो उसको देखिए, और इसमें क्या है, विधायकों को मजे आ जाते हैं, विधायकों को 2 दिन की पूरी एक टूर पैकेज मिल जाता है, पूरा ऐशो आराम करने की जगह मिल जाती है, और फिर उसके बाद वो एक तरह से बहुत मेहमान की तरह रखे जाते हैं। इस समय ही उनकी पूजे जाते हैं कि इस समय पूरे उनके जो नेता होते हैं इतने इतना ध्यान रखा जाता है जिस तरह से कि उनको कभी जिंदगी में ध्यान रखा जाता हो। तो उनको वोट डालने होते हैं और उनको लगता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें। तो इस समय जितने विधायक हैं उनकी हर बात वो आला नेता मानते हैं और उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। तो इस समय जो विधायकों को उड़ के लगी हुई है, एक शब्द यूज किया जाए तो जितने भी पार्टी, चाहे एनसीपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तो सब लोगों ने अपने विधायकों को पूरा नामबंद कर दिया और पूरे एक जगह एकत्रित करके फिर वोटिंग के लिए तैयारी कर दी है। जी गरिमा, जिस तरह से राहुल आप जिक्र कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीजें हर राज्यों में देखने को मिलती है, और जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का हम लगातार जिक्र करते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स दूसरे राज्यों की तुलना में काफी अलग भी है। और इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि जब वो रिजॉर्ट में जब उन्हें लामबंद रखा जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो इस दौरान क्या उन्हें फोन का इस्तेमाल करने दिया जाता है या फिर उनके फोन पर भी निगरानी होती है इसी तरह से? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भाई अपने विधायकों पर पूरा फोकस रहता है आला कमान का। देखिए 2014 के बाद ऐसी प्रथा चालू हो गई है कि जब इनको सब सुविधा दी जाती है, केवल एक ही सुविधा नहीं दी जाती है, वो मोबाइल की, कि मोबाइल से क्या नाम है कॉन्टेक्ट में एक दूसरे की पार्टी में आ जाते हैं। तो ये 1-2 बार हो चुका है कि मोबाइल के कारण
कई बार कई गवर्नमेंट गिर गई है और कोई गवर्नमेंट बन गई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी के मोबाइल जब्त कर दिए। जैसे बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को फील्ड में ले जाते हैं खिलाने के लिए, तो सभी मोबाइल खिलाड़ियों से ले लिए जाते हैं। उसी तरह विधायकों की संग भी अब ऐसा हो गया कि जब भी आप जाओगे वोटिंग करने के लिए, एक खेल का मैदान है, वहां सभी को अपने मोबाइल जमा करने पड़ेंगे। जब आपको खेल खत्म हो जाएगा 20 ओवर का या 50 ओवर का, तो उसी तरह से ये विधान परिषद के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आपको मोबाइल प्रदान कर दी जाएगी। तब तक आप अपने घर वालों से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी इमोशनल बात करके वोटिंग ना हो जाए। इसको देखिए गर्मा आप बिल्कुल ठीक कर रही है, ये प्रथा 2014 से चालू है, अभी तक लागू है जी। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को वोटिंग होनी है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इन सब के बीच महाराष्ट्र में सभी दलों की तरफ से देखी जा रही है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इसे लेकर एक बार फिर से जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर स्पेशल स्टेटस संभव नहीं है तो विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हम लोग आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना राज्य के लिए एक तरह के पैकेज की तरह ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले राज्य सरकार 10% का योगदान करती थी और 90% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब यह अनुपात 50-50% का हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसका योगदान कम हो और इसके लिए केंद्र सरकार को एक नया फॉर्मूला तैयार करना होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर से स्पेशल स्टेट की मांग की जा रही है, स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है। जेडीयू ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया, तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और बहुत उम्मीदें जो अब बजट पेश होने वाला है, जो सत्र चलने वाला है, उससे लेकर के लगातार की जा रही है। इस वक्त जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बिहार की जनता का क्या कुछ रुख, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। बता दूं कि आज की ये नई बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जब जब डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में, उसके बाद से ये मांग जोड़ों पर रही है और यहाँ तक कि एक बार आज से लगभग मुझे याद है कि कम से कम 4 वर्ष पूर्व एक हस्ताक्षर अभियान चला था बिहार में स्पेशल दर्जा के लिए, स्पेशल राज्य का दर्जा के लिए, स्पेशल पैकेज के लिए। तमाम बिहार के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान करके केंद्र सरकार को समर्पित किया था आवेदन, और यहाँ तक एक लेटर का भी कार्यक्रम चला था, मुझे याद है। ये लगभग 6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पूर्व की। वो लेटर का चला था कि यहाँ से एक लेटर लिखित पत्र भेजा जाए केंद्र सरकार को, तो इसमें कि लाखों लाख लेटर पहुंचा था सिर्फ कि बिहार का बिहार को विकास के लिए अलग से दर्जा दिया जाए। तो इन बातों की ये नई बात नहीं है कि आज ये हो रही है, वो हो रहा है। डिमांड की बात जहां तक रह गई है, जदयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डिमांड कर चुके हैं, अशोक चौधरी जी मंत्री जो है ये भी डिमांड कर रहे हैं। यही नहीं, यानी तमाम तरह की बातें जो हो रही है, ये कोई नई बात बिहार के लिए नहीं, ना कि यहाँ की जनता के लिए। रह गई बात की बजट, केंद्रीय बजट आगामी 23 जुलाई को होना है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ की जनता को निश्चित रूप से है कि ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक बात मैं फिर बता दूं, जब झारखंड का बंटवारा और बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय अधिकांश फैक्ट्रियां जो है झारखंड में चली गई थी। तो झारखंड में चले जाने के बाद उसी समय से बिहार का थोड़ा सा हर चीज में पीछे होते आ रहा है, पीछा चलता रहा है, और यही कारण है कि इसके लिए विशेष राज्य का, विशेष पैकेज का जो भी हो डिमांड हो मांग रहा है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई है बिहार के लिए या बिहार सरकार के लिए बड़ी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। रह गई बात मांग पूरी होने की। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि पूरी होगी या न होगी, वो बात की बात है। लेकिन बिहार की जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात दिख नहीं रहा है वर्तमान समय में कि ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। अगर होती है तो और अच्छी बात है, नहीं बहुत होती है तो और अच्छी बात है। क्योंकि
बिहार की जनता कई बार इस मामले में कर चुका है, हस्ताक्षर अभियान, लेटर अभियान, सारी चीजें करके थक चुकी है जनता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता को बहुत ज्यादा उत्साहित है और हतोत्साहित भी नहीं है। दोनों बात यहाँ मैं बता रहा हूँ कि न उत्साहित है न हतोत्साहित है। रह गई बात अब 23 जुलाई को देखना है कि बिहार के लिए क्या पैकेज मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार को विशेष दर्जा देने की एक बार मांग फिर से जेडीयू के नेता ने उठाई है, एक बार फिर से मोर्चा खोला गया है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया। इन जिलों के 633 गांवों की कुल 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। यहां लगातार बचाव और राहत कार्य चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्राकृतिक आपदा से 19 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि हजारों हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों को राहत सामग्री बांटी और इसके बाद वो बाढ़ राहत कैंप पहुंचे और वहां ठहरे लोगों का हालचाल भी जाना है। बाढ़ प्रभावित पीलीभीत के इलाकों का दौरा करने के बाद लखीमपुर खीरी भी सीएम गए। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। बाद में उन्होंने सूर्या ग्राम सभा के मजरा महादेव में नाव पर बैठकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। 64 गांव का संपर्क मार्ग से कट गया, लोग परेशान हैं और अब इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लोगों को आश्वस्त भी कर रही है। राहत के कार्य भी किए जा रहे हैं, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और खुद प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती पहुंचे। इससे पहले लखीमपुर खीरी भी गए थे। तो तमाम जगहों पर लगातार जा रहे हैं। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। समीर, अब जिस तरह से देख रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दायरे में आ रहे हैं और कई जगहों के संपर्क जो मार्ग हैं वो भी टूट गए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है, लोगों को लगातार आश्वस्त किया जा रहा है, सीएम भी जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और लोगों की क्या कुछ स्थिति है? लगातार बनेगा विधायक भी रहे हैं। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहाँ से पहले सर्वे किया और जो भी बाढ़ क्षेत्रों में उनका मुआयना किया वह जिले के अधिकारियों को तक लिखे जनता की सरकार से परेशानियां न हो, इसका जो भी नुकसान होगा सरकार उसकी क्षतिपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ शहर में जाके बच्चों महिलाओं से मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद उनसे प्रार्थना पत्र दिए, उनकी दुख दर्द को भी साझा किया। लगातार अधिकारियों को रास्ता बने रहे, जल्द से जल्द जनता को लाभ पहुँचाए, जो भी जनता का दुख दर्द है उनको बांटे, किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ेगी। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया समीर। यूपी के 12 जिलों में बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और राहत बचाव कार्य भी लगातार चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सिक्किम देश का ऐसा राज्य बन गया जो कि पूरी तरह विपक्ष विहीन हो गया और यहां विपक्षी दल का सिर्फ विधायक था, उन्होंने भी अब सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया। 2 जून को सिक्किम विधानसभा के नतीजे घोषित किए गए थे। चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती, वहीं एसडीएफ ने तेंजिंग नोरबू लामथा को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने फेसबुक पर लिखा कि मुझे आज अपने सरकारी आवास मेंटो कगांग पर 23 सियारे विधानसभा सीट से विधायक तेंजिंग नोरबू लामथा से मिलकर खुशी हुई। वे अब आधिकारिक तौर पर हमारे एसकेएम परिवार में शामिल हो गए हैं। 110 साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब सिक्किम में विपक्षी दल को कोई विधायक नहीं। आपको ये भी बता दें कि 2 जून को आए नतीजे में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती थी। वर्तमान में विधानसभा में 32 में से 30 विधायक हैं। इनमें से सभी अब एसकेएम के सदस्य हैं। सोरेंग शाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री तमांग और नामची सिंधी थांग सीट से उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी राय के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली हैं। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।